हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा मेंस का डबल स्टार सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 28 मार्च 2026 को यानी आज ही डिस्कस करवाया गया है। शुरू करते हैं 15 नंबर सेट का, जो कि मेंस का है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि स्थिर विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्थिर विनिमय दर जो है, इसमें सरकार विनिमय दर का एक स्तर विशेष दर पर निर्धारित कर देती है, जो कि सही दिया गया है। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, इसमें अधिक विदेशी मुद्रा भंडारों की आवश्यकता पड़ती है, यह भी सही दिया गया है। यानी दोनों कथन जो यहाँ पे सही दिया गया है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, विनिमय दर की बात करते हैं तो जो विनिमय दर होता है यह 3 प्रकार का होता है। इसको भी ध्यान देंगे कि जो विनिमय दर होता है यह 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार में कौन-कौन होता है? इसमें पहला होता है स्थिर विनिमय दर, दूसरा होता है लचीला विनिमय दर और तीसरा होता है प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन दिया गया हमारा, कथन नंबर 1 दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। देखिए, पहला कथन जो हमारा यह गलत दिया गया है, यानी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है यह घड़ी की सुई की दिशा में नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र के ऊपर बनते हैं, जहाँ पे सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा है कि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब होता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि उच्च जो प्रति चक्रवात होता है उसके केंद्र में वायु दाब क्या होता है, हमेशा उच्च होता है। तो तीसरा कथन जो है यह सही दिया गया है। और यहाँ पे जो दिया गया है पहला कथन कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, यह गलत दिया गया है, क्योंकि यह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इसीलिए ऑप्शन 1 हमारा गलत था। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विद्युत विभव एक भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच में आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। देखिए, यहाँ पे पहला कथन जो है यह सही दिया गया है। और दूसरा है इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। देखिए, दूसरा कथन भी सही है कि जो विद्युत विभव होता है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल पर कूलम्ब या इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। और तीसरा है कि यह एक सदिश राशि है। देखिए, यहाँ पे तीसरा जो है गलत है, क्योंकि यह सदिश नहीं, यह हो जाएगा अदिश राशि। यानी विद्युत विभव जो है यह अदिश राशि है। तीसरा कथन गलत है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कौन सा है, तो केवल 3 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में साहित्य का नाम है और सूची 2 में इसके लेखक का नाम है। सबसे पहले है तबकात-ए-अकबरी। तो तबकात-ए-अकबरी जो है इसका लेखक हो जाएंगे निजामुद्दीन अहमद। उसके बाद है शाहजहांनामा। तो शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं। इनायत खां ने लिखा था शाहजहांनामा। बादशाहनामा के लेखक हो जाएंगे मोहम्मद अमीन काजवीनी। और हुमायूंनामा के लेखक हो जाएंगी गुलबदन बेगम। यहाँ पे हमारा आंसर 2, 1, 3, 4 है। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो है मैथ्स का है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुच्छेद 14 जो है आर्टिकल 14, इसमें विधि के समक्ष में समता के अपवादों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। यानी विधि के समक्ष जो समता है इसके बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला कथन हमारा कि राष्ट्रपति के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान परमादेश जारी किया जा सकता है। देखिए, पहला कथन जो है गलत है। दूसरा है संसदों को संसद में कहीं कही गई किसी बात के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, यह भी गलत है। और आर्टिकल 361 के तहत जो है राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को न्यायिक कार्रवाई से छूट प्राप्त है, जो कि सही दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल जो 361 है इसी के तहत जो है राष्ट्रपति को और राज्यपाल को न्यायिक कार्रवाई से छूट दिया गया है। और आर्टिकल 14 जो है इसके तहत में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष में समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में व्यक्ति का नाम है और सूची 2 में संबंधित कार्य या पद दिया गया है। सबसे पहले है डी के कर्वे। तो डी के कर्वे जो है यह संबंधित क्या हो जाएगा, संबंधित कार्य। यह सचिव रहते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन के और भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है डी के कर्वे के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पे हमारा मिलान जो हो जाएगा यह ऑप्शन 2 हो जाएगा। सचिव रहते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन के यह सचिव रहते हैं और क्या रहते हैं, भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय का स्थापना भी डी के कर्वे ने ही किया था। उसके बाद में दूसरा है जेईडी बेथुन। तो जेईडी बेथुन जो है इन्होंने कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय का स्थापना किया था और साथ में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय का स्थापना किया था। उसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य रहे थे और विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। इनका मिलान हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है बीएम मालाबारी। तो बीएम मालाबारी जो है यह बाल विवाह का विरोध किए थे और इनके प्रयास से ही 1891 ईस्वी में सहमति से आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लड़कियों के विवाह का जो एज है इसको न्यूनतम आयु को बढ़ाया गया था। यह किए थे बीएम मालाबारी। इनका संबंध है बाल विवाह के विरोध से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 2, 1, 4, 3 है। देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जड़ यानी रूट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि मक्का, ज्वार तथा गन्ने के स्तंभ मूल यानी जो प्रोप रूट होते हैं पाए जाते हैं। पहला कथन जो हमारा गलत है, क्योंकि मक्का, ज्वार और गन्ने के जो स्तंभ रूप, यहाँ पे स्तंभ रूप नहीं होते हैं, स्तंभ मूल नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं, स्टिल्ट रूट होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अवस्तंभ मूल। इसमें क्या होता है, अव स्तंभ मूल होता है। इसमें अव स्तंभ मूल होता है, जिसको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। प्रोप रूट नहीं, यह स्टिल्ट रूट होता है। पहला कथन हमारा गलत है। और दूसरा है कि गेहूं, धान, मक्का में अपस्थानिक पाए जाते हैं। देखिए दूसरा कथन जो है सही है, क्योंकि गेहूं, धान और मक्के के पौधे में जो जड़ें होती हैं यह अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तीसरा कथन दिया गया हमारा कि जड़ जमीन से जल एवं खनिज लवण अवशोषित नहीं कर पाते हैं। देखिए तीसरा जो है गलत है, क्योंकि जड़ जो होते हैं जमीन से जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं, इसीलिए तीसरा कथन गलत है। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 3 जो है सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही यहाँ पे ध्यान देंगे, एक होता है बरगद का शाखा। तो बरगद के शाखा से जो निकलने वाले जड़े होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ मूल यानी प्रोप रूट कहते हैं। जो यहाँ ऑप्शन 1 में दिया गया था, यह क्या होता है, बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जो जड़ होते हैं इसी को प्रोप रूट कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले है सट्टेबाजी। तो सट्टेबाजी क्या है, कंपनियों में पूंजी लगा करके उसका हिस्सा खरीदना, यह सट्टेबाजी के अंतर्गत में आता है। तो इसका मिलान हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद में है संरक्षणवाद। संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है, किसी देश द्वारा अपने वस्तुओं के संरक्षण के लिए विदेशी वस्तुओं पर ऊंची आयात शुल्क लगाना, इसी को हम लोग बोलते हैं संरक्षणवाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदेशी वस्तु पर आयात शुल्क लगाना। और तीसरा है अधिनायकवाद। अधिनायकवाद का मतलब होता है वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित हो, इसी को अधिनायकवाद बोलते हैं। तो इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। और पूंजीवाद का मतलब होता है कि पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका हो। यहाँ पे इसका मिलान हमारा 3 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर 4, 1, 2, 3 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सफेद रंग के पंखों के समान दिखने वाले सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पक्षाभ मेघ बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो बादल होते हैं वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जलकणों या हिमकणों का समूह, जिसका निर्माण जो है वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन से होता है, इसी को हम लोग बादल बोलते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पक्षाभ बादल होता है। इसमें क्या होता है, इस बादल को सफेद मोती का माला कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है बर्फ के क्रिस्टल से होता है। और एक होता है कपासी मेघ। तो कपासी मेघ में क्या होता है, इसका विस्तार और सघनता जो है अत्यधिक होता है और यह मेघ साफ मौसम का सूचक होता है। यह गुंबदाकार या फूलगोभी जैसा प्रतीत होता है, कपासी बादल। और एक अस्थरी मेघ होता है और एक होता है वर्षा मेघ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है बेसेज यानी क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है
कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए पहला कथन हमारा सही है, क्योंकि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी OH- चार्ज देते हैं, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है क्षारक का स्वाद खट्टा होता है। देखिए जो क्षारक का स्वाद होता है यह खट्टा नहीं होता है। खट्टा जो होता है क्या होता है, वह अम्ल होता है। यह खट्टा नहीं होता है, यह कड़वा होता है। कड़वा होता है क्षारक का स्वाद। दूसरा कथन गलत है। तीसरा है कि सभी क्षारक अम्लों से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं तथा लवण एवं जल बनाते हैं, जो कि सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे जितने भी क्षारक हैं अम्ल से अभिक्रिया करने पर वह न्यूट्रलाइज होते हैं यानी उदासीन हो जाते हैं, और साथ में लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे तीसरा भी सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दो सही नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो सही नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के उद्भव और विकास के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही दिया गया है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इनके गणराज्य में मध्य भारत की उर्वर भूमि शामिल थी, जिसके कारण अच्छी उपज होती थी। देखिए यहाँ पे पहला कथन जो है सही दिया गया है कि जो गुप्त साम्राज्य था इसके राज्य में मध्य भारत की उर्वर भूमि शामिल थी, जिसके कारण अच्छी उपज होती थी। और दूसरा है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य से व्यापार करने के कारण वे लाभ की स्थिति में थे, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा कथन है कि दक्षिणी बिहार से प्राप्त लोहे के जो उपकरण उपयोग हैं, इससे उन्नत तकनीक के औजार और हथियार के निर्माण को बल मिला, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1925 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था, जो कि गलत है, क्योंकि इसका शुरुआत जो है यह किया गया था 1928 में। इसका शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से किया गया था, लेकिन यहाँ पे 1925 दिया गया है। तो यहाँ पे पहला कथन जो है यह गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत है। दूसरा है कि 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 21 इजरायली एथलीट मारे गए थे। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह भी गलत है, क्योंकि 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। इसमें 21 नहीं 11 मारे गए थे, इसीलिए दूसरा कथन गलत है। और तीसरा है कि जो आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो 2020 में जीता, जो कि सही दिया गया है। यहाँ पे कथन नंबर जो 3 है हमारा बिल्कुल सही है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, तो 1 और 2 जो है असत्य है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कथन नंबर 1 है। देखिए कथन नंबर 1 दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक मिश्रण है जिसका सामान्य सूत्र CH2O होता है। पहला कथन जो है सही दिया गया है। कथन नंबर 1 हमारा सही है कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्राकृतिक मिश्रण है, और यह जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH2O पावर क्या होता है, N होता है। और कथन 2 है कि सेलुलोज एवं स्टार्च कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है। दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शामिल होते हैं। और तीसरा है कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के टूट फूट तथा मरम्मत में सहायक होते हैं। यहाँ पे तीसरा कथन भी गलत दिया गया है, तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। प्रोटीन ऐसे पोषक तत्व हैं जो मानव शरीर की मरम्मत और रख रखाव में सहायता करते हैं, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो जाएगा। पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। यह हो जाएंगे मोरारजी देसाई हो जाएंगे, साथ में PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे HD देवगौड़ा। यह तीनों व्यक्ति जो हैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा। देखिए भारत के अभी तक के 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। जैसे मोरारजी देसाई जो हैं यह बम्बई के रहे थे, यह बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद में PV नरसिम्हा राव जो हैं, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रहे थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। HD देवगौड़ा जो हैं यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। अभी जो है प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक थे VP सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
और एक थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जो है अविभाज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये 6 व्यक्ति जो है अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है सूची 1 में 1 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब क्या होता है? 10 के पावर माइनस 3 होता है, यानी 10 के पावर माइनस 3 सेकंड हो जाएगा 1 मिलीसेकंड का। उसके बाद में 1 सेकंड, 1 सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? 10 के पावर 6 माइक्रो सेकंड बोलते हैं। 10 के पावर 6 माइक्रो सेकंड हो जाएगा। और 1 किलोमीटर, किलोमीटर का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो किलो का मतलब होता है 1000 होता है, 1000 होता है, और मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर, यानी इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। और इसके बाद में है 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर का मतलब हो जाएगा, इसको चेंज किया गया किलोमीटर में, 10 के पावर -4 किलोमीटर। यानी हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 हमारा राइट आंसर है। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 3 4 2 1। देखिए 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में संपन्न हुआ था, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तीसरा कथन है, इस सम्मेलन का अध्यक्षता लुइज इनासियो लुला दी सिल्वा ने किया था, जो कि सही है। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यह भी सही दिया गया है। यानी चारों कथन जो है सही है, यानी कोई भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि मेंटल में होने वाले सम्मोहन धाराओं को प्लेटो की गति का मुख्य कारण किसने बताया है? तो यह जो कारण बताया गया है, यह बताया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए आर्थर होम्स जो है, इन्होंने मेंटल में होने वाले सम्मोहन धाराओं को प्लेटो की गति का मुख्य कारण बताया था। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनके अनुसार पृथ्वी के मेंटल भाग जो है, इसमें रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से सम्मोहनीय धारा उत्पन्न होती है, और यह सम्मोहन धारा प्लेटो की गति का कारण होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कथन नंबर 1 है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकेगी। देखिए पहला कथन जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में सही दिया गया है, यानी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी लोकसभा के टोटल जितने मेंबर हैं उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती है। दूसरा है कि संविधान में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री श्रेणियों का उल्लेख मूल रूप से किया गया था। देखिए यहाँ पे जो दूसरा कथन है यह गलत दिया गया है, इसमें मूल रूप से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हालांकि इसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है आर्टिकल 352 में किया गया है। इसको ध्यान देंगे कि कैबिनेट शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया है आर्टिकल 352 में। और तीसरा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद है यह सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह संसद के नहीं, यह जो होती है सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे तीसरा कथन भी गलत है। पूछा गया कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कथन 1 है कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और इसमें पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। पहला कथन जो है सही दिया गया है, और इसका कारण है कि अग्नाशय एक पाचक एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करता है। देखिए अग्नाशय जो है एक पाचक एंजाइम और साथ में हार्मोन दोनों का स्राव करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो इसका कारण भी सही दिया गया है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए Shift+O की बात करते हैं तो Shift+O से क्या होता है? इसका मुख्य रूप से टेक्स्ट टाइप करने के दौरान जो है बड़ा अक्षर जो लिखना होता है, इसको लिखने के लिए हम लोग Shift+O का प्रयोग करते हैं। बड़ा O को लिखने के लिए, अपर केस O को लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
और अल्ट प्लस ओ का प्रयोग जो होता है यह मुख्य रूप से विभिन्न सॉफ्टवेयर में मेनू या विकल्पों को जल्दी से खोलने के लिए किया जाता है, जैसे कि जो फाइल होता है उसको खोलना हो। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रेस की भूमिका के संदर्भ में द्वितीय प्रेस आयोग ने किस पर सबसे अधिक चिंता व्यक्त किया था? तो सबसे अधिक चिंता व्यक्त किया गया था प्रेस के बढ़ते व्यवसायीकरण और मूल्यों के ह्रास पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 1978 ईस्वी में 1978 में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन किया था, जिसने अपना रिपोर्ट दिया था 1982 में। इसने 1982 में क्या दिया था? अपना रिपोर्ट दिया था। और इस आयोग ने यह पाया कि प्रेस जो है धीरे धीरे लोक सेवा के बजाय में एक लाभ कमाने वाला व्यवसाय बन गया है। और आयोग ने कहा कि अखबारों का मालिक अब बड़े औद्योगिक घरानों के नियंत्रण में आ रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 26। वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए, वायरस के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, इसमें से गलत का चुनाव करना है। सबसे पहले दिया गया कि वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए तथा डीएनए आधारित होता है, जो कि हो सकता है, जो कि सही है। और दूसरा है कि डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल सिंड्रोम होता है। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह गलत है, क्योंकि अधिकांशतः डीएनए क्या होता है, वायरस जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, न कि सिंगल स्टैंडर्ड। यह क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। यह जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे दूसरा कथन जो है गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भास्कर नामक जो राजा हैं, इनके द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो भास्कर का संबंध हो जाएगा असम के वर्मन राजवंश से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भास्कर वर्मन जो है हर्षवर्धन को भेजे गए उपहारों का उल्लेख बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में मिलता है। और भास्कर वर्मन के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण बर्मन वंश समाप्त हो गया था और मलेच्छु राजवंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कथन ये दिया गया है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो पहला कथन दिया गया है, पहला कथन हमारा सही है कि एक वर्ष में किसी जमीन पर हम लोग एक से ज्यादा फसल पैदा करते हैं तो उसी को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। और दूसरा कथन दिया गया है कि बहुविध प्रणाली फसल जो है उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। यह भी सही दिया गया है। यानी कथन ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। देखिए, ध्वनि तरंग जो होती है यह अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ नहीं। ध्वनि तरंग जो होती है यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो यहाँ पे अनुदैर्घ्य होती है, तो यहाँ पे पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन हमारा दिया गया है कि किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह भी गलत है। ध्वनि संचरण के दौरान जो है माध्यम के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा नहीं करते हैं, वे केवल अपनी जगह पर कंपन करते हैं और ऊर्जा को अगले कण तक ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत है। और तीसरा कारण है तीसरा कथन है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती है। देखिए, ध्वनि तरंगे जो है इनको चलने के लिए भौतिक माध्यम का आवश्यकता होता है, या निर्वात में संचारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तीसरा कथन जो है यह भी गलत है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। तीनों कथन गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित अपवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं अर्य प्रतिरूप। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और अमरकंटक से निकलने वाली सोन और नर्मदा नदियां जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है कि साइन डाई स्थगन से क्या तात्पर्य है? तो साइन डाई स्थगन से मतलब होता है कि जब सदन को बिना अगली बैठक की तिथि तय किए स्थगित कर दिया जाए, इसी को साइन डाई स्थगन बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से अगस्त तक होता है। और एक होता है शीतकालीन सत्र होता है, जो कि नवंबर से दिसंबर तक होता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर
3 है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि सही है। और दूसरा है कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां दूर किया था, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। कथन ए दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 10 में नागरिकता के संबंध में अस्थायी एवं विस्तृत कानून नहीं है। देखिए पहला कथन जो है सही दिया गया है। यहाँ पे जो भारतीय संविधान है इसमें अनुच्छेद 5 से 10 तक नागरिकता के संबंध में कोई अस्थायी और विस्तृत कानून नहीं है, और यह अनुच्छेद केवल उन व्यक्तियों की पहचान करते हैं जो संविधान के लागू होने के समय में यानी 26 जनवरी 1950 के पहले समय तक जो है भारत के नागरिक बने थे। और दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 11 जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में विधि बना सकते हैं, नियम को बना सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा कथन है यह भी सही दिया गया है, यानी ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं आर्टिकल 5 का। तो आर्टिकल 5 जो होता है इसमें क्या होता है, आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ के समय में जन्म, वंश या पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पर जो नागरिकता का प्रावधान किया गया था, यह आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 जो है इसमें क्या है, इसमें पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान है। वही आर्टिकल 7 की बात करते हैं तो 7 में पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान से था 2000 आर्टिकल 6 में, और उसको आर्टिकल 7 में पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। वहीं आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। और एक होता है 9 में, देखिए 8 में जो है यह संबंधित रजिस्ट्रेशन से जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने भारत में रजिस्ट्रेशन कराया था। और 9 में जो है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना। और 10 में जो होता है, 10 में क्या होता है, नागरिकों के अधिकारों का बने रहना, आर्टिकल 10 में है। और आर्टिकल 11 जो है इसमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी संसद जो इसमें बदलाव कर सकती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1 है कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए पहला कथन जो है यह सही दिया गया है कि शाहजहां जो है इसको मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहां के शासनकाल को, यानी शाहजहां के द्वारा बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया गया था, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किला स्थित, ये सभी जो है लाहौर किला में स्थित है शीश महल, इस सभी का निर्माण शाहजहां ने किया था। कारण है कि शाहजहां के काल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण हुआ था। यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले तिथि है, इसके बाद में दिवस है। तो 11 नवंबर को क्या होता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 11 नवंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस होता है। यानी हमारा आंसर जो है 3, 4, 1, 2 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि अस्थि जो है, अस्थि उपास्थि कंडरा एवं रुधिर की कोशिकाएं उपकला ऊतक का निर्माण करती है। देखिए पहला कथन जो है यही गलत दिया गया है, यानी कथन नंबर 1 हमारा गलत है, क्योंकि अस्थि उपास्थि कंडरा और स्नायु जो है, रुधिर की कोशिकाएं जो है संयोजी ऊतक का निर्माण करती है। यह किसका निर्माण करती है, उपकला का नहीं, यह निर्माण करती है संयोजी ऊतक का, यह संयोजी ऊतक का निर्माण करती है, इसीलिए पहला कथन जो है गलत है। और दूसरा है कि हृदय, फेफड़े, आमाशय, वृक्क आदि का निर्माण विभिन्न प्रकार के पेशी ऊतक से होता है, जो कि सही है। और तीसरा है कि तंत्रिका ऊतक ऐसे विशेष कोशिकाओं से बनते हैं जो शरीर में संवेदनों यानी इम्पल्सेस को अंगों से मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का काम करती है, यह भी सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, तो गलत हो जाएगा, केवल एक गलत है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी केवल एक राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी है। इसमें पूछा गया इसमें कितने आयत हैं, तो इसमें टोटल 9 आयत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि मार्क्सवाद के उदय के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। सबसे पहला कथन हमारा कि 16वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक व्यवस्था की सफलतापूर्वक स्थापना के साथ में एक नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था। देखिए यहाँ पे जो पहला कथन है यह गलत दिया गया है। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, यह 16वीं में नहीं होता है, यह होता है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है क्या होता है, इंग्लैंड में औद्योगिक व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित होने के बाद में मशीन निर्मित वस्तु की तुलना में हस्तशिल्पियों का संघर्ष जो है निष्फल हो गया, इसीलिए उन्हें मजबूर होकर के अपना काम छोड़ना पड़ा और श्रमिक के रूप में 16 से 18 घंटे काम करना पड़ा था। दूसरा कथन है कि मार्क्स ने मानवीय आधार पर समाज को रूपांतरित करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद संबंधी सिद्धांत दिए थे। दूसरा कथन जो है यह सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ में अध्यक्षता किया था। देखिए एक सम्मेलन हुआ है ईआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026। तो ईआई इम्पैक्ट की बात करते हैं जिसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, तो इसको भी ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए कि ईआई इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है, यह जो है डॉल्फिन नोज वाला पहाड़ी से घिरा हुआ है। विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज पहाड़ी से घिरा हुआ है और भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है। स्थल रुद्ध कैसे हो जाएगा, यह घिरा हुआ है डॉल्फिन नोज पहाड़ी से। दूसरा है कोलकाता हल्दिया। तो कोलकाता हल्दिया जो है भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह हो जाएगा कोलकाता हल्दिया। हुगली नदी पर स्थित होने के कारण जो है यह क्या है, नदी बंदरगाह है। और चेन्नई जो क्या है, यह एक खुला कृत्रिम बंदरगाह है। क्या हो जाएगा, खुला कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी हो जाएगा। एन्नौर बंदरगाह की बात करते हैं, इसी को बोलते हैं कामराजर पोर्ट। यह पहला ऐसा बंदरगाह है जिसे कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह हो जाएगा एन्नौर बंदरगाह। भारत का पहला निगमित बंदरगाह है, यानी इसको कंपनी माना गया है। तो यानी हमारा मिलान जो है 2 1 4 3 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 1868 ईस्वी में जापान में सत्ता संभालने वाले राजवंश का नाम क्या था जिसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था। ये हो जाएंगे मेजी राजवंश। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए उनका मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि विश्व का, देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब किया गया था। तो डब्ल्यूटीओ का स्थापना किया गया था 1995 में और यह किया गया था 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा में, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है, यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। और इसमें टोटल 166 मेंबर है। अभी इसमें टोटल जो है अभी 166 मेंबर है और भारत इसका जो संस्थापक सदस्य रहा है, यानी भारत जो है इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में रहा है। और इसी का पूर्ववर्ती संस्था हो जाएगा गैट, यानी जो डब्ल्यूटीओ है इसी का पहले नाम क्या था, इसका नाम पहले गैट रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम के जगह पे आ जाएगा हमारा मास कितना है 22 kg, तो 22 आ जाएगा और वी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा 11 × 25, यानी क्या हो जाएगा ये 275 हो जाएगा, 275 जूल हो जाएगा। तो 275 जूल हमारा ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में प्रथम उद्योगों की स्थापना के संबंध में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में उद्योग का नाम है और सूची 2 में स्थापना वर्ष और स्थान दिया गया है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग जो है 1854 में, यह कावासी
नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। तो मुंबई में 1800 यहाँ पे 54 हो जाएगा। और दूसरा है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का स्थापना यह कहाँ किया गया था? सीमेंट उद्योग का स्थापना किया गया था मद्रास में, चेन्नई में 1904 में किया गया था। वही बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग का। तो लौह इस्पात उद्योग में सबसे पहले 1907 में स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना होता है। यह हो जाएगा साकची में, जगह का नाम है साकची। जमशेदपुर में 1907 में इसका स्थापना किया गया। और जूट उद्योग जो है इसका स्थापना रिसरा में किया गया था। रिसरा पश्चिम बंगाल में 1855 में जो है सबसे पहले जूट उद्योग का स्थापना किया गया था। यानी हमारा मिलान जो है यह क्या हो जाएगा? 2143। देखिए 2143 ऑप्शन एक में है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सबसे पहले पुस्तक का नाम है, इसके बाद में लेखक का नाम है। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अशोक मेहता। इसके लेखक हो जाएंगे अशोक मेहता, तो इसको ध्यान देंगे। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के जो लेखक है इनका नाम है अशोक मेहता। द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज के एरिक थॉमस स्टोक्स हो जाएंगे। ये हो जाएंगे एरिक थॉमस स्टोक्स। एरिक एरिक थॉमस स्टोक्स, थॉमस स्टोक्स इनका नाम है। स्टोक्स 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 इनका नाम हो जाएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर हैं। यह मिलान सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चौथा है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 के लेखक कौन हो जाएंगे? इसका लेखक हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान। इसका लेखक हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इसके सैयद अहमद खान इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जो कि रीजनिंग का है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन हमारा दिया गया है कि ऑर्थोपोडा एक लिंगी जीव होते हैं। देखिए ऑर्थोपोडा जो होता है यह एक लिंगी जीव होता है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा कथन है कि मकड़ी में 4 जोड़े टांग और कीट में 3 जोड़े टांग होते हैं। यह भी सही दिया गया है। तीसरा कथन है कि शहतूत रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिकस मोराई है। यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, गलत है। कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में राजवंश का नाम है और सूची 2 में राजा का नाम है। देखिए सबसे पहले है चोल राजवंश। तो चोल वंश के राजा रहते हैं करिकाल। करिकाल जो है चोल वंश के राजा रहते हैं। यानी चोल वंश का महानतम शासक रहते हैं करिकाल, और इसने चोलों के बंदरगाह नगर यानी पुहार का स्थापना किया था और कावेरी नदी के समानांतर में 160 किलोमीटर के तटबंध का भी निर्माण करवाया था। दूसरा है चेर। देखिए चेर के बारे में बात किया गया है, तो चेर राजा कौन हो जाएंगे? चेर राजा सेनगुटवन। चेर राजा सेनगुटवन हो जाएंगे। इसके बाद में है पांडे। तो पांड्य राजवंश के राजा हो जाएंगे नेंदु जलियन। नेंदु जलियन जो है पांड्य वंश के राजा हो जाएंगे नेंदु जलियन हो जाएंगे। उसके बाद में है चेदी। तो चेदी के हो जाएंगे खारवेल। चेदी के हो जाएंगे खारवेल। यहाँ पे हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 2413। देखिए 2413 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पे जो सेन गुटवन है जो कि चेर वंश का है, इसी को क्या बोला जाता है? लाल चेर। इसी को लाल चेर भी कहा जाता है। इसको ध्यान देंगे कि सेन गुटवन को लाल चेर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन है कि वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा कथन है सर्वाधिक पशुओं वाला देश कनाडा है। देखिए सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक पशुओं वाला देश हमारा भारत हो जाएगा, कनाडा नहीं है। यह क्या हो जाएगा? भारत। भारत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा कथन जो है गलत है। और तीसरा है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यह सही दिया गया है। यहाँ पे 1 और 3 जो है सही है, लेकिन पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2 गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? हाफ, यानी इसको हाफ किया गया है और +1 इसमें ऐड किया गया है। तो वैसे ही यहाँ पे हाफ +1 किया गया है, उसके बाद में हाफ +2 किया गया है, उसके बाद में हाफ +3 किया गया है, उसके बाद में हाफ +4 है, हाफ +5 है, हाफ +6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ +6 हो जाएगा। हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5 है, और +6 करेंगे यानी 10.5। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का
दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और किसान सभा का गठन की बात करते हैं तो 1922-23 में मुंगेर में हुआ था, जिसका अध्यक्षता मोहम्मद जुबैर ने किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन है कि पी तरंग का छाया क्षेत्र जो है इस तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। देखिए पहला कथन ही गलत दिया गया है। यहाँ पे छाया क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि जो पी तरंग होती है सबसे तेज चलती है और ये ठोस, सरल और गैस तीनों के माध्यम में चलती है, और एस तरंग जो होता है केवल ठोस माध्यम में चलती है, और एल तरंगे जो होती है यह सबसे विनाशकारी होती है। और बात करते हैं छाया क्षेत्रों का, इसका मतलब क्या होता है? तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे भूकंपीय तरंग सिस्मोग्राफ पर अंकित नहीं होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। और पी तरंग जो है इसके भूकंपीय छाया क्षेत्र जो है 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक होता है, और इस तरंग का छाया क्षेत्र जो है पी तरंग के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक हमारा यही गलत है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका गठन फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से हुआ था, जो कि सही है। यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा के जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से हुआ था। दूसरा है इसे शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी, यह भी सही है। और तीसरा है किसान सभा आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था, यह भी सही दिया गया है। यानी यहाँ पे तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं। पूछा गया कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब गलत है। कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में धातु का नाम है और सूची 2 में इसका अयस्क दिया गया है। सबसे पहले क्या है, एजी यानी सिल्वर, तो सिल्वर का अयस्क हो जाएगा कैराजाइट। देखिए तो इसका होता है कैराजी राइट हो जाएगा। जिंक का क्या होता है, जिंक का कैलामीन होता है, जिंक का अयस्क कैलामीन। कैडमियम का जो अयस्क होता है यह होता है ग्रेनोकाइट होता है कैडमियम का। और मैंगनीज जो होता है यह पायरोल्यूसाइड का होता है, पायरोल्यूसाइड हो जाएगा, इसका अयस्क हो जाएगा। यानी 3, 4, 2, 1 हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पूछा गया था। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है कि स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है। तो स्थगन प्रस्ताव जो होता है इसको पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्य चाहिए होते हैं इसमें 50। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सदन की सामान्य कार्यवाही को रोक करके इसे निश्चित तात्कालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करना होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के विकास से संबंधित निम्नलिखित आयोगों या प्रस्तावों को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है हंटर शिक्षा आयोग। देखिए हंटर शिक्षा आयोग जो आया था कब आया था, तो हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882-83 में। 1882 में आया था हंटर शिक्षा आयोग। उसके बाद में वुड्स डिस्पैच, तो वुड्स डिस्पैच जो है यह आया था 1854 में। 1854 में आया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है यह लाया गया था 1917 में। सर्जेंट आयोग कब आया था, तो सर्जेंट आयोग जो है यह आया था 1944 में। 1944 में आया था। तो यहाँ पे क्रम में हम लोग को अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें 3 हो जाएगा 1854 में, इसके बाद में 1 हो जाएगा 1882 में, उसके बाद में 2 हो जाएगा 1917 में सैडलर, और 4 हो जाएगा सर्जेंट आयोग 1944 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है, तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कणों में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बीटा कण जो होते हैं यह तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है, और अल्फा कण जो होता है हीलियम के नाभिक होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित शासकों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए इन चारों में सबसे पहले रहता है उदयन। उदयन का जो कार्यकाल रहता है यह 460 से लेकर के 444 BC तक रहता है, और जो उदयन है हर्यक वंश का तीसरा शासक रहता है।
उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? शिशुनाग। देखिए शिशुनाग की बात करते हैं तो शिशुनाग जो है कौन है? नाग दशक का अमात्य रहता है और नाग दशक जो है हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का बेटा रहता है नाग दशक। इसी का अमात्य है शिशुनाग और शिशुनाग ने नाग दशक का हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया था और इसका कार्यकाल रहता है 412 से लेकर के 394 बीसी तक रहता है। और उसके बाद में एक रहता है काला अशोक। तो काला अशोक जो है या 394 से लेकर के 366 बीसी तक रहता है और इसके बाद में क्या हो जाएगा? धनानंद। तो धनानंद का कार्यकाल जो जाएगा सबसे लास्ट में हो जाएगा, यानी हम लोग अरेंज करेंगे तो 4-3-1-2 हो जाएगा। देखिए 4-3-1-2 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। संसाधन की गतिशीलता का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन मुख्य रूप से किन विचारों द्वारा किया गया था? तो यह मुख्य रूप से जो किया गया था यह मैकार्थी और जेल्ड के विचारकों से किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक आंदोलन की सफलता संसाधनों एवं विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशीलता करने की क्षमता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल नामक महाकाव्य के लेखक हो जाएंगे अरविंदो घोष। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और यह महाभारत की सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है, लेकिन इसे एक आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा विशेषता सही दिया गया है? देखिए भारतीय संविधान का एकात्मक प्रवृत्ति के संबंध में जो आपातकाल है यह सही दिया गया है। भारत एक अत्यंत विशाल और विविधतापूर्ण देश है और यहाँ संघात्मक शासन के स्थापना के साथ साथ में एकात्मक शासन के कुछ लक्षण भी अपनाए गए हैं, जैसे एकल नागरिकता, एकल संविधान है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ये सभी क्या है? एकात्मक प्रवृत्ति के हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि विशेष आहरण अधिकार में किन किन मुद्राओं को शामिल किया गया है? तो विशेष आहरण अधिकार जो होता है इसमें शामिल किया गया है, इसमें अमेरिकन डॉलर को शामिल किया गया है, यूरो शामिल है, रेनमिंबी शामिल है, येन शामिल है और पाउंड शामिल है। यानी विशेष आहरण अधिकार में इसमें से सभी शामिल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए विशेष आहरण अधिकार जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार को पूरकता प्रदान करने के उद्देश्य से सृजित किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तारों के जीवन चक्र के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सबसे पहले इसमें खगोलीय पिंड है, इसके बाद में इसका विशेषता दिया गया है। तो श्वेत बामन, देखिए श्वेत बामन जो होता है क्या होता है? तो एक औसत द्रव्यमान वाले तारे का अंतिम चरण क्या होता है? श्वेत बामन होता है। पहला मिलान हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है ब्लैक होल, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता है, यानी गुजर नहीं पाएगा, उसी को ब्लैक होल बोलते हैं। और आदि तारा क्या होता है? तारा निर्माण का आरंभिक चरण होता है आदि तारा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन हमारा दिया गया है कि पुतली जो होती है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, जो कि सही है। और दूसरा है रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? यह हमेशा वास्तविक होता है, हमेशा वास्तविक होता है और क्या होता है? उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले खिलाड़ी के नाम है, उसके बाद में इसका खेल है। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक का संबंध किससे हो जाएगा? पूछा गया है उपयुक्त में से कितने सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन से सुमेलित नहीं है? देखिए साक्षी मलिक का संबंध जो है कुश्ती से हो जाएगा। साक्षी मलिक का संबंध किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है पैरा टेबल टेनिस से। पहला वाला मिलान जो है गलत है। दूसरा है दीपा कर्माकर, तो दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक से, यह गोल्फर नहीं है। यह क्या है? यह जिम्नास्टिक है। तो दीपा कर्माकर हो जाएंगी जिम्नास्टिक। यहाँ पे दूसरा मिलान भी गलत है। और तीसरा है भावना पटेल, भावना पटेल का संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। भावना पटेल का संबंध कुश्ती से नहीं होगा, यह पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है भावना पटेल। और अदिति अशोक क्या है? अदिति अशोक का संबंध हो जाएगा गोल्फर खेल से, न कि जिम्नास्टिक से। इनका संबंध भी क्या हो जाएगा? गोल्फर खेल से हो जाएगा।
यहाँ पूछा गया है कि कितने सही सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो क्या हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों सभी चारों युग्म जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए, सबसे पहले कथन दिया गया है कि गदर पार्टी का स्थापना कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था, जो कि सही है। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि गदर जो है पत्रिका का प्रथम अंक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। देखिए, गदर पत्रिका का जो प्रथम अंक है यह अंग्रेजी में नहीं, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन किया गया था उर्दू में। तो यहाँ पे दूसरा कथन जो है गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें सही है कि गदर पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था, और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हो जाएंगे। गदर पार्टी का स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना होता है 1 नवंबर को होता है 1913 में, और यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका स्थापना किया गया था, सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला कथन है, इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, जो कि सही है। और कारण है, इस सूचकांक में कोई भी देश जलवायु संरक्षण के सभी मानकों को पूरा नहीं करता है, यह भी सही दिया गया है। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 2025 में शीर्ष 3 में तो कोई भी देश नहीं है, इसको ध्यान देंगे। और इसमें सबसे सर्वोच्च कौन हो जाएगा? सर्वोच्च का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्थ रैंक। फोर्थ रैंक पर रहा था डेनमार्क। इसमें डेनमार्क जो है यह चौथे स्थान पर है। वही बात करेंगे भारत। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो भारत का इसमें स्थान हो जाएगा 10वां, 10th नंबर हो जाएगा भारत का। और इसके बाद अगर पूछा जाए 2026 का, यह तो 2025 का डाटा है, लेकिन अगर पूछा जाए कि 2026 में भारत का स्थान, तो 2026 में भारत का स्थान हो जाएगा इसमें 23वां। इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 जो है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य है वक्फ परिसंपत्तियों का उत्कृष्ट प्रबंधन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, उम्मीद पोर्टल जो है इसको केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया था, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा चलाया गया था, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा है, यह आंदोलन तमिलनाडु राज्य में ताड़ी के बिक्री के विरुद्ध में चलाया गया था। देखिए, दूसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है। सबसे पहला बात जो दिया गया इसमें कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पे दिया गया तमिलनाडु, लेकिन यह चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। यह चलाया गया था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। तो ध्यान देंगे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन को अरक विरोधी आंदोलन के नाम से जानते हैं, और यह आंदोलन 1990 के दशक में चलाया गया था, और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से इसका शुरुआत हुआ था। और इसका आंदोलन का शुरुआत 1995 में दिया गया है, लेकिन यह 1990 में इसका शुरुआत था। यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन गलत है। इसमें सही जो है केवल एक सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है कि H2O के एक अणु में हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या हो जाएगी? देखिए, H2O में जो H जो है हाइड्रोजन, इसका परसेंटेज मात्रा निकालना होगा तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु का संख्या, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, तो 1 से, और डिवाइड बाई हो जाएगा H2O का अनुभार। तो H2O जल का अनुभार क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। देखिए, H2O जो होता है क्या होता है? 18, यानी हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 into 1 सॉरी 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 18 हो जाएगा। यानी आएगा या 3.18 आ जाएगा, यानी लगभग जो आएगा 11.11 आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कथन ए और आर दिया गया है कि व्यापारिक पौने महाद्वीपों के पूर्वी भागों में भारी वर्षा कराती है, जबकि पश्चिमी भागों में वर्षा कम कराती है। पहला कथन सही है कि व्यापारिक पौने जो होती है यह क्या करती है? महाद्वीपों के पूर्वी भागों में भारी वर्षा कराती है, और पश्चिमी भागों में वर्षा कम कराती है। और कारण है कि जैसे जैसे व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है, उनकी नमी कम हो जाती है और शुष्क हो जाती है। दूसरा कथन भी गलत दिया गया है, यानी ए और आर जो है दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, 79 जो है, कौन वैसा ही है जैसा शंकु बेलन और घन, क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो विधान परिषद जो होती है किसी साधारण विधेयक को 4 माह की अवधि के लिए अपने पास रोक सकती है, और पहली बार में 3 महीना और दूसरी बार में 1 महीना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल 4 महीने तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में पौधा का नाम है और सूची 2 में इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है गेहूं। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रेटिकम स्टाइबम। बरगद, बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फिकस बेंगालेंसिस। उसके बाद में घटपर्णी, घटपर्णी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेपथेंस खासियाना। और आम का हो जाएगा मैग्निफेरा इंडिका। यानी ऑप्शन डी है 3 4 2 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निवारक निरोध के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीना तक बिना मुकदमा के हिरासत में रखा जा सकता है। देखिए यह गलत है। संविधान के अनुसार हिरासत की अवधि 3 महीने है, जिसे सलाहकार बोर्ड के निर्देश पर बढ़ाया जा सकता है, जो कि निवारक निरोध के संबंध में सही दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और साधारण कारावास किसी अपराध के बाद सजा के रूप में होता है, जबकि निवारक निरोध जो होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए केवल आशंका के आधार पर हिरासत में लेना होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले स्थानीय तूफान है, इसके बाद में संबंधित राज्य या क्षेत्र है। आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? तो आम्र वर्षा जो होती है यह केरल और कर्नाटक में मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कि सही दिया गया है। फूलों का बौछार, फूलों का बौछार जो है यह केरल में होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कहवा पकाने में सहायक होता है। यह होता है केरल में, यह भी सही है। और तीसरा है बारदोली छीड़ा। तो बारदोली छीड़ा जो होता है कहाँ पे होता है? यह होता है असम में, असम में, और साथ में पश्चिम बंगाल में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है बारदोली छीड़ा। यह मिलान जो है गलत है। उपयुक्त युग्मों में से कितना सही सुमेलित है? तो यहाँ पे 1 और 2 सुमेलित है, यानी केवल 2 युग्म सुमेलित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 है। एक समान वृत्तीय गति में, देखिए एक समान वृत्तीय गति में चाल, अचर और वेग जो रहता है चर रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से चलती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान का अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा स्थानीय निकायों के चुनावों में के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग को देती है। देखिए पहला कथन जो है यह गलत है। आर्टिकल 324 जो है इसमें चुनाव आयोग का वर्णन है। यहाँ पे पहला कथन गलत है। दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के पास में समान शक्ति होते हैं और वे समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं, जो कि सही दिया गया है। दूसरा कथन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। देखिए तीसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है। यानी जो चुनाव आयुक्त होते हैं, तो चुनाव आयोग और उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। यह अधिनियम आया था 2023 में। इसमें क्या किया गया? चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होता है। तो तीसरा कथन जो है यह गलत है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। देखिए 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा ड्रैकन बहुलक हैं। देखिए पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि टेफ्लॉन तथा ड्रैकन जो है क्या है? बहुलक हैं, जो कि सही दिया गया है। टेफ्लॉन और ड्रैकन जो होते हैं दोनों ही क्या है? बहुलक हैं। उसके बाद में दूसरा कथन है कि नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। ठीक है, नियोप्रीन जो होता है एक कृत्रिम यानी संश्लेषित रबड़ होता है, जो कि क्लोरोपिन के बहुलक से बनता है। यह भी सही है। तीसरा है पॉलीथीन जो होता है एथिलीन का बहुलक है। यह भी सही है। और चौथा है प्राकृतिक रबड़ क्लोरोपिन होता है। देखिए प्राकृतिक रबड़ जो होता है क्लोरोपिन होता है, गलत है, क्योंकि प्राकृतिक रबड़ जो होता है क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन। यह आइसोप्रीन होता है प्राकृतिक रबड़। चौथा गलत है। कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3 सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों पर विचार कीजिए।
सबसे पहले इसमें दिया गया है मीथेन, ऑर्गन आर्गन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से कौन से गैस वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्गन। आर्गन जो है यह वैश्विक तापमान के बढ़ने में उत्तरदायी नहीं है, लेकिन मीथेन है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड, यह तीनों जो है वायुमंडलीय गैसों पर वायुमंडलीय गैस जो है यह वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे फायर अलार्म के बारे में पूछा गया है कि फायर अलार्म जो होता है इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए ये जो है डिक्टेटर धुएं के कणों का द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन या रुकावट का पता लगा करके काम करते हैं, जिससे आग लगने से पहले ही अलार्म बजने लगता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नगरीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले है कि कुल नगर निगम की संख्या 19 है, जो कि सही दिया गया है। कुल नगर परिषद का संख्या 80। देखिए कुल नगर परिषद का संख्या जो दिया गया है 80, यह गलत दिया गया है। कुल नगर परिषद का संख्या हो जाएगा 88, या 80 नहीं, यह 88 हो जाएगा। यही गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और कुल नगर पंचायत का संख्या 154 है और नगर पालिका अधिनियम प्रभावी हुआ था वर्ष 2007 से, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्न को आरोही क्रम में सजाएं। देखिए इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या। देखिए शिवाजी के द्वारा जो है अफजल खान का हत्या किया गया था 10 नवंबर को 1659 में। शिवाजी द्वारा संगमनेर का युद्ध लड़ना। तो शिवाजी के द्वारा जो है संगमनेर का जो युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था? देखिए इसके बाद जो हुआ था पुरंदर का संधि हुआ था, क्योंकि पुरंदर का संधि जो होता है यह 1665 में होता है। 1665 में होता है और शिवाजी की जो है 1679 में इन्होंने संगमनेर का युद्ध लड़ा था। आखिरी युद्ध रहा था, यह आखिरी युद्ध संगमनेर का युद्ध जो है कब लड़ा था? 1679 युद्ध में इन्होंने युद्ध लड़ा था। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था यह करवाया गया था 1674 में। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और यह किया गया था रायगढ़ में। वाराणसी के जो प्रसिद्ध विद्वान रहते हैं गंगा भट्ट, इन्हीं के द्वारा इनका राज्याभिषेक होता है। इसी को हम लोग क्या करना है? अरेंज करना है। तो जब हम लोग इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा शिवाजी द्वारा अफजल खान का हत्या हो जाएगा, सबसे पहले एक है। उसके बाद में पुरंदर का संधि होता है 65 में और उसके बाद में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 74 में और 79 में शिवाजी द्वारा संगमनेर का युद्ध लड़ा जाता है 1679 में। यानी 1 3 4 2 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के सूचक हैं। इसके सूचक हो जाएंगे पोषण, आवास और संपत्ति। इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित धातुओं पर विचार करें। प्लेटिनम, सोना, तांबा और शीशा, इनके घनत्व का सही आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। देखिए सबसे पहले दिया गया प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम 1 नंबर में प्लेटिनम है, इसका जो घनत्व होता है क्या होता है? 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद में दूसरा में क्या है? दूसरा में है सोना। सोना का होता है 19.3 होता है। उसके बाद में तीसरा में है तांबा। तांबा का होता है 8.96 होता है और चौथा में क्या है? शीशा। शीशा का होता है 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको हम लोग अरेंज करेंगे घनत्व को, ऑप्शन बी आ जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि सीलिएक रोग जो होता है, सीलिएक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सीलिएक रोग जो होता है विटामिन D3 की कमी से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह एक गंभीर ऑटो इम्यून विकार है जिसमें ग्लूटेन यानी गेहूं, जौ, राई में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लूटेन, खाने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली छोटी आंत को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है जो कि मैथ है। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ्स है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी के विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो इल्बर्ट बिल जो है इसका विवाद का मुख्य कारण रहा था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना। और इस विधेयक का उद्देश्य है न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना और भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के समान में अधिकार देना। उसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले राज्य है, इसके बाद में त्योहार या उत्सव दिया गया है।
देखिए महाराष्ट्र में होता है आयुध पूजा। आयुध पूजा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कालिंजर महोत्सव होता है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर महोत्सव होता है। तेलंगाना में अलाई बलाई त्योहार होता है। अलाई बलाई त्योहार जो होता है यह तलाई तेलंगाना में होता है। और मेघालय में नोंगक्रेम होता है। नोंगक्रेम मेघालय में होता है। यानी 4-1-2-3 हमारा आंसर है। ऑप्शन सी हो जाएगा 4-1 4-1-2-3। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।